बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक अज खुद नोटिस पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, सदर और गवर्नर मामले पर काबीना की एडवाइस के पाबंद हैं। क्या इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर अपने तौर पर दे सकते हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन कौन करेगा? वकील आबिद जुबैरी ने कहा, पंजाब असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून ने जारी किया है। बात करते हैं, रोजीना अली हमारे साथ मौजूद है। रोजीना, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने भी अपने दलाइल आज मुकम्मल किए और उन्होंने कहा कि गवर्नर इलेक्शन की तारीख देने में एडवाइस का पाबंद नहीं होता और वही अख्तियारात सदर के पास भी होते हैं। सदर भी इलेक्शन की तारीख देने में एडवाइस का पाबंद नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल मुकम्मल किए और उसके बाद अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही ने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने उन्हीं नुकात पर बात की कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराना जो है निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराए जाएं और गवर्नर जो है वो सवाल उठाएगी कि क्या अगर गवर्नर 85वें दिन इलेक्शन का कह दे तो क्या इलेक्शन कमीशन मान लेगा, जिस पर कहा गया कि अगर गवर्नर 85वें दिन कहे तो इलेक्शन कमीशन 79वें दिन कह सकता है। इसीलिए गवर्नर को पाबंद किया गया है कि इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करे। इस वक्त भी समाअत जारी है और मुमकिन है कि अभी मजीद जो है वो दलाइल होंगे, जबकि अदालत की जानिब से कहा गया था, चीफ जस्टिस ने कहा था कि कोशिश करेंगे कि आज ही इस केस को मुकम्मल किया जाए। जी, आज ही इस केस को मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी रोजीना। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होंगे। 3 अदालतों में तलब ही इमरान खान एक केस में जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। इमरान खान ममनुआ फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे। इमरान खान ज़ाती तौर पर तलब, जमानत की दरख्वास्त पर फैसला आज मुतवक्के है। जज रक्षंदा शाहीन इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होंगे। तीनों अदालतों में तलब ही इमरान खान एक केस में जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। इमरान खान ममनुआ फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे। तफसीलात फरजाना सिद्दीक से जानते हैं। जी फरजाना। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अब से कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद की 3 अदालतों में पेश होंगे और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो मैं जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हूं। यहां पर 2 अदालतें हैं जिनमें बैंकिंग कोर्ट भी शामिल है और इंसदाद दहशतगर्दी की भी अदालत है। उनकी पेशी के हवाले से यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस हाई अलर्ट है और जुडिशल कम्प्लेक्स की जानिब जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर खारदार तारे लगाकर मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। जितने भी कारकुनान हैं उनको G11 पीछे सिग्नल्स पर ही पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के पेश नज़र रोक दिया गया है। खवातीन भी बड़ी तादाद में है और उनकी जानिब से नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब जैसे ही इमरान खान यहाँ पर पहुँचेंगे तो बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। इस हवाले से जो है वो कारकुनान को कॉल दी गई थी कि वह अपने काय से इज़हार यकजहती के लिए पहुँचे। उस कॉल को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। लेडीज़ पुलिस एहलकार भी यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस की जितने भी सीनियर अफसरान हैं वो खुद भी फील्ड में हैं। कुछ ही देर कबल DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद सैयद नदीम शहजाद बुखारी भी यहाँ पर पहुंचे और तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया। बाकी जितने भी केसेस इन अदालतों में थे उनको मुलतवी कर दिया गया है। सिर्फ इमरान खान के केसेस की यहाँ पर आज समाअत होगी और जितने भी गैर मुतल्लका अफराद हैं उनको यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। मीडिया नुमाइंदगान को भी जो है प्रॉपर पूछगछ के बाद आने की इजाज़त मिल रही है। यहाँ पर मुख्य पुलिस के साथ तलख कलामी के वाक़यात भी देखने में मिल रहे हैं। वकला को भी इजाज़त नहीं दी जा रही और पुलिस का कहना है कि तमाम तर इक़दाम सिक्योरिटी के इक़दाम को पेश नज़र रखते हुए किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में इमरान खान की सेशन अदालत से दरख्वास्त ज़मानत वापस लेने के लिए इस्तदा एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत कर रहे हैं। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में इमरान खान की सेशन अदालत से दरख्वास्त ज़मानत वापस लेने के लिए इस्तदा एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत कर रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने केसेस मुकर्रर करने के तरीक़ाकार का नोटिस ले लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया। कहते हैं मेरे बेंच के सामने साल 2021 के केसेस क्यों लगाए,
पुराने मुकदमात को छोड़कर नए मुकदमात क्यों मुकर्रर किए जाते हैं? मेरे 2 रुकनी बेंच को क्यों तब्दील किया गया? गुज़श्ता रोज़ की लिस्ट में जस्टिस हसन अजहर रिजवी थे, आज जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ बेंच बना दिया गया। मुकदमात को फर्स्ट कम फर्स्ट की बुनियाद पर सुना जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने केसेस मुकर्रर करने के तरीक़ाकार का नोटिस ले लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी तलब कर लिया। मेरे बेंच के सामने पुराने केसेस क्यों लगाए गए? कई साल पुराने मुकदमात को छोड़कर नए मुकदमात क्यों मुकर्रर किए जाते हैं? जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये कहा गया। इमरान खान काफिले के हमरा इस्लामाबाद टोल प्लाजा पहुंच गए। मोटरवे M2 ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए एक साइड से बंद है। साइड बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कारकुनों की बड़ी तादाद इंटरचेंज पर मौजूद है। इमरान खान काफिले के हमरा इस्लामाबाद टोल प्लाजा पहुंचे हैं। मोटरवे M2 ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए एक साइड से बंद है। बात करते हैं किफ़ायत अली शाह से। जी किफ़ायत। जी बिल्कुल, मोटरवे से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का काफिला जो है वो मोटरवे इंटरचेंज से जो है वो दाखिल हो चुका है। इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल हो गया है और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान जो है वो इस्तकबाल के लिए जो कि वहाँ पे पहुंचे हुए थे। लेकिन ये जब इतने बड़े ज्यादा क्राउड के साथ वहाँ पे लोग मौजूद हैं तो गाड़ियों की भी काफी लंबी कतारें जो है वो लग गई हैं। एक साइड जो है वो मोटरवे की बाकायदा जो है वो बंद हो गई है। मोटरवे टोल प्लाजा पर मरकजी रहनुमा तहरीक साहब मुराद सईद भी जो है वो कारकुनों के हमरा इमरान खान के इस्तकबाल के लिए मौजूद है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रैली की सूरत में लोग जो है वो वहाँ तक पहुंचे हैं। उसके बाद जो है वो इमरान खान का काफिला जुडिशल कम्प्लेक्स G11 जो अदालतें हैं यहाँ पर पहुंचेगा और जिसमें यहाँ पर 2 केसेस हैं इमरान खान के जिसमें जो है वो पेश होंगे। ताम अभी जो है वो इस्लामाबाद के हदूद में अभी दाखिल हुए। ताम लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो सड़क पे मौजूद है, मोटरवे पे मौजूद है, जिसकी वजह से जो आम शहरी हैं उनको भी जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ठीक है किफ़ायत, बहुत शुक्रिया आपका। नेपरा ने किया इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे का इतलाक किया इलेक्ट्रिक के तमाम सारिफीन पर होगा। तफसीलात अवैस कियानी से जानते हैं। जी अवैस। इलेक्ट्रिक की जनवरी के जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और अक्टूबर तो दिसंबर की सरमाई एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत जो है वो मुकम्मल हुई है और जनवरी 2023 के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में ₹2.70 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त जो दी गई थी उसके साथ ये इलेक्ट्रिक ने अक्टूबर से दिसंबर 2022 की सरमाई एडजस्टमेंट के लिए भी दरख्वास्त दी थी और नेपरा ने जांच पड़ताल के बाद जो है सार्फिन के लिए जो है 1 माह के लिए जो है FCA की मद में इजाफा किया गया है और इसमें ₹1 के करीब जो है ये इजाफा हुआ है। और स्पेशली तौर पर जो सबसे अहम जो चीज़ बताई जा रही है इसमें वो ये चीज़ बताई जा रही है कि तमाम तर जो डेटा है उसकी जांच पड़ताल की गई है और उसके बाद जो है ये फैसला दिया गया है। स्पेशली तौर पर बताया जा रहा है कि जो एडजस्टमेंट है उसमें ₹1.71 फी यूनिट की जो है वो मंजूरी दी गई है, लेकिन डिटेल जो फैसला है वो बाद में जारी किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जामिया कराची में इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेर एहतमाम कुतब मेले का इनेकाद किया गया। 3 रोज़ा कुतब मेले में किताबों के 150 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। मज़ीद बता रहे हैं सैयद ज़ुबैर राशिद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया कराची में और जामिया कराची में इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेर एहतमाम 49वां कुतुब मेले का इनेकाद कर दिया गया है। 3 रोज़ा कुतुब मेले में जो है मुनफरिद इक़साम की किताबें जो है यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि 150 से ज़ायद किताब के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और सुबह सवेरे से ही तालिब इल्मों की आमदोरफ्त का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ कुछ तालिबात मौजूद हैं। कौन सी किताब की तलाश में की ज़बानी जान लेते हैं। मुझे बताएं, आपके हाथों में किताबें भी यहाँ पर मौजूद हैं, कौन सी किताब खरीदी आपने और कौन कौन सी किताबें आपकी तवज्जो का मरकज़ बनी रही? साइकोलॉजी की बुक्स लिए हमने हमारे क्लास के हिसाब से और सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कीमतें कैसी हैं किताबों की और सबसे ज़्यादा वैरायटी कौन कौन सी किताबों की है? वैरायटीज़ तो बहुत हैं बुक्स की, हर किस्म की बुक्स मिल जाएंगी आपको, लेकिन प्राइजेस जो हैं सेम ही है, नॉर्मल्स हैं, कुछ हाई हैं और कुछ नॉर्मल हैं, कम हैं। ज़ुबैर बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत के हवाले से PTI ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। ख़त साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने तहरीर किया।
چیف جسٹس سے عدالت کی ساخت تکریم اور معزز ججز کے وقار کے تحفظ کے لیے فوری کارروائی کی استدعا کی گئی۔ تفصیلات کفایت علی شاہ سے جانتے ہیں۔ جی کفایت۔ جی بالکل، خط میں جو ہے وہ استدعا کی گئی ہے کہ چیف جسٹس سے عدالت کی ساخت جو ہے وہ تکریم اور معزز ججز کے وقار کے تحفظ کے لیے فوری کارروائی کی جائے، اور 23 فروری کو مریم کی جانب سے، مریم نواز کی جانب سے سرگودا میں ہونے والی گفتگو سے متعلق چیف جسٹس کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ انور مقصود صاحب نے جو لکھا ہے یہ اس خط میں کہ مریم نواز نے سرگودا جلسے میں مہم کے تحت سپریم کورٹ اور معزز ججز کے خلاف گفتگو کی اور عوام کو اکسایا۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مریم نواز نے بغیر کسی ثبوت کے معزز ججز اور سپریم کورٹ پر جو ہے وہ الزامات لگائے ہیں، اور انہوں نے انتخابات کے معاملے پر سو موٹو کیس کے بینچ کے ارکان جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان دونوں معزز ججز صاحبان پر تنقید کرنے کا مقصد انصاف کے عمل پر جو ہے وہ اثر انداز ہونا اور رکاوٹ ڈالنا تھا، اور اس طریقے سے انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ اس طرح کی شدید تنقید کو عدلیہ کی آزادی اور انصاف کے نظام پر حملہ تصور کیا جاتا ہے، اور مریم نواز کے خلاف اس حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ انور مقصود نے مزید بتایا کہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی نواز شریف کے خلاف پاناما کیس میں بینچ کا حصہ رہے ہیں، اور بغیر کسی ٹھوس نقطے یا ثبوت کے عدلیہ کے خلاف اس قسم کی زبان استعمال نہیں کی جانی چاہیے۔ کفایت آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان مسلم لیگ نون ساہیوال کی مرکزی تنظیم کا اجلاس جاری ہے۔ چیف آرگنائزر مریم نواز شریف اجلاس کی صدارت کر رہی ہیں۔ پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے اور کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، مختلف شعبوں کے اشتراکی عمل کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ تفصیلات راؤ دلشاد سے جانتے ہیں۔ راؤ دلشاد، اس اجلاس کا احوال بتائیے گا۔ بالکل احسن، چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز شریف چونکہ 2 روزہ دورے پر ساہیوال میں ہیں، گزشتہ روز کنونشن سے خطاب کیا اور آج تنظیمی اجلاس سے بھی ابھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جس سے خطاب بھی کر رہی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ تنظیمی ڈھانچے اور کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے، مختلف شعبوں کے اشتراک سے کے عمل کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ مریم نواز شریف کا گزشتہ روز ساہیوال میں پرجوش تنظیمی کنونشن منعقد کرنے پر پارٹی قیادت اور کارکنوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، جبکہ اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ خواتین، نوجوان اور کارکنان کا جذبہ دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ جتنی بڑی تعداد میں خواتین اور نوجوان تنظیمی کنونشن میں آ رہے ہیں، یہ ہے اصل تبدیلی۔ عوام کو مسائل سے نکالنے میں تاریخی کردار ادا کرنا ہے۔ سیاہ فسطائی دور میں پارٹی لیڈرشپ اور کارکنوں نے کمال ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، عوام کی خدمت کی ذمہ داری بھی ہم پر زیادہ ہے۔ پارٹی کی مرکزی تنظیم ذیلی شعبہ جات کے لیے ماں کی طرح ہوتی ہے، جبکہ محنتی، نظریاتی اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے کارکنوں کی بھرپور سرپرستی کریں گے۔ الیکشن کی تیاری کریں، عوام سے رابطہ بڑھائیں اور حقیقت بتائیں، یہ ہدایت کی مریم نواز نے، جبکہ عوام کو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تباہی لانے والے کرداروں کے نام بھی بتانے ہوں گے۔ ساہیوال کی مرکزی تنظیم کی مریم نواز کو سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر بننے پر بھی مبارکباد بھی پیش کی گئی۔ بہت شکریہ راؤ دلشاد آپ کا۔ پاکستان کو شدید موسمیاتی تبدیلیوں سے تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ بے پناہ جانی نقصان کے ساتھ معیشت کو $30 ارب کا نقصان ہوا۔ ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس سال 24 کروڑ سے زائد درخت لگائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں شجرکاری مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم نے اسکول آن ویلز منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ پاکستان کے کل رقبے مقابلے جنگلات کا تناسب صرف 5.45% ہے۔ ہمیں اسے ہنگامی بنیادوں پر بڑھانا ہوگا۔ 2015 میں نیشنل فارسٹ پالیسی، اس کا چہرہ میرے قائد محمد نواز شریف کے سر ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں جنگلات کی بحالی کو نئے سرے سے اس کا آغاز کیا گیا۔ جنگلات ماحول کو تبدیل کرتے ہیں اور کسی بھی سوسائٹی اور ملک کے لیے ان کا ایک کلیدی رول ہے۔ صحت مند ماحول اور بے شمار جو منفی اثرات ہیں جنگلات، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب نے جنگلات کی اہمیت کو اور بھی اجاگر کیا ہے۔ سیلاب، اس کے نتیجے میں بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا، لاکھوں لوگ
बेघर हुए, 30 अरब डॉलर का मईशत को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में शजरकारी को कौमी नस्बुलैन बनाने की फौरी ज़रूरत है। हमें आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल को माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात से महफूज बनाने के लिए कौमी सतह पर न सिर्फ अमली है। 24 न्यूज़। इटली कश्ती हादसे में जांबाक होने वालों के लवाहिकीन के दुख में बराबर का शरीक। 21 साला नौजवान मोहम्मद अली इटली जाने के लिए बज़िद था, समुंदर की बेरहम मौजों की नज़र हो गया। मजीद बता रहे हैं राना शहजाद। बिल्कुल इस वक्त मैं गुजरात के नवाही इलाका भोजपुर में मौजूद हूँ, जहाँ का 21 साला मोहम्मद अली नौजवान जो है वो 6 से 7 माह कबल जो है वो पाकिस्तान से दुबई पहुंचा था और अपने वालिद के पास जो है वो मेहनत मजदूरी कर रहा था। वालिद का जो है वो दुबई में अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, लेकिन वालिदैन जो है वो बच्चों की मोहब्बत में जो है वो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद अली के दोस्त जो थे वो इटली में मौजूद थे और मोहम्मद अली भी इटली में जाना चाहता था और इटली में जाते हुए कश्ती हादसा में ज़िंदगी की बाजी हार गया। इस वक्त उसके लवाहिकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानेंगे। मुझे बताइएगा कि मोहम्मद अली से आपकी कब बात हुई? तो लास्ट टाइम हमारी उसके साथ वेडनेसडे को बात हुई है, तो 22 फेब को, तो वो तब लीबिया में था। तो वो ऐसी है कि वो दुबई तो ओरिजिनल तरीके में रह रहा था, तो वो दुबई से वाया मिस्र वो लीबिया पहुंचा। जी, जैसा कि आपने यहाँ पर उनके लवाहिकीन की बात सुनी और इनका यही कहना था कि दुबई में जो है वो तकरीबन 6-7 माह से रह रहा था और उसके बाद लीबिया से जो है वो इटली जाना चाहता था और कश्ती हादसा में ज़िंदगी की बाजी। नेप्रा में CPPA की जनवरी के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेप्रा ने बिजली की कीमतों में 48 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली जनवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। बिजली महंगी करने से बिजली के सारिफीन पर 9.2 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेप्रा में CPPA की जानिब से जनवरी के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली गई। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज़ ईसा का केसेस मुकर्रर करने के तरीक़ाकार का नोटिस। जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस याहिया अफरीदी का मुकदमात सुनने से इनकार। आज की कॉज लिस्ट के मुकदमात नहीं सुनेंगे, बेंच आप नहीं हम चलाएंगे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुकालमा। तफसीलात अमानत गशकोरी से जानते हैं। जी अमानत। जी, जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज कोर्ट रूम नंबर 2 में जो मुकदमात मुकर्रर किए गए थे उनको सुनने से इनकार कर दिया है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 2 रुकनी बेंच ने आज तलब किया और उनसे इस्तफसार किया गया कि जो 2 रुकनी बेंच था जस्टिस काजी फायज़ ईसा का, उसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी उनके साथ शामिल थे, लेकिन अचानक जो है बेंच तब्दील हुआ और जस्टिस याहिया अफरीदी को जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ बिठा दिया गया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस्तफसार किया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से बेंच तब्दील मेरा क्यों किया गया और किसके कहने पर किया गया, जिस पर रजिस्ट्रार की जानिब से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। रजिस्ट्रार की जानिब से पहले कहा गया कि उन्होंने प्रपोजल भेजा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि चूँकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात जो हैं उससे मुतालिक 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है, तो जजेस की रिशफलिंग की वजह से जो जजेस अवेलेबल हैं उन पर नए बेंचेस तश्कील दिए जाएँ। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस्तफसार किया कि रजिस्ट्रार को यह हक किसने दिया है कि वो बेंच की तब्दीली के लिए जस्टिस को प्रपोजल भेजे, जिस रजिस्ट्रार की जानिब से कोई वाज़ेह तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया और ये कहा गया रजिस्ट्रार की जानिब से कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के स्टाफ अफसर हैं उनकी जानिब से कहा गया कि बेंच तब्दील होगा, जिस पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि रजिस्ट्रार जो है उसके पास कोई अख्तियारात नहीं है, वो चीफ जस्टिस के स्टाफ अफसर के कहने पर मेरा बेंच तब्दील कर रहा है। जिस पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा का कहना था कि वो आज के जो मुकदमात मुकर्रर किए गए हैं काज लिस्ट में बेंच कोर्ट रूम नंबर 2 में, वो उसकी समाअत नहीं करेंगे। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फुल कोर्ट का भी जिक्र किया और ये कहा कि मेरा बेंच जो है वो इस हफ्ते कराची में था और मैंने वहाँ पर वकला जो नई इनरोलमेंट होती है उनके इंटरव्यूज भी करने थे, ताहम मैंने ये समझा कि चूँकि पंजाब और जो खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस है उस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा, तो मैंने कराची के जो मुकदमात थे वो डिलिस्ट करवाए और इस्लामाबाद में रहा ताकि मैं बेंच के लिए अवेलेबल हूँ, लेकिन फुल कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से नहीं बनाया गया और जो इस्लामाबाद में भी मेरा बेंच बनाया गया उसको भी अचानक तब्दील कर दिया गया।
तो जस्टिस काजी फायजा ने बेंच तब्दील होने पर हुक्मनामा भी तहरीर करवाया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो भी लिखे हैं और ये भी कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो अपनी मर्जी के और अपनी मनपसंद जो बेंचेस हैं उनको नहीं बनाते, बल्कि रूल्स के मुताबिक चलना होता है। और जस्टिस काजी फायजा का कहना था कि रजिस्ट्रार के पास भी ये इख्तियारात नहीं है कि वो प्रपोजल भेजे चीफ जस्टिस को कि बेंच उनका। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।